अब जब भारत के केरला राज्य में लैंडस्लाइड्स को आए कुछ दिन हो चुके हैं और लोग ठीक ठीक इस डेडली डिजास्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में जान चुके हैं, तो मैं समझती हूँ कि अब हम सब एक महत्वपूर्ण मुद्दे को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं। मेरा इशारा है एक ब्रॉडर पिक्चर की तरफ, जिसे डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बेशक शॉर्ट टर्म में तो हमें अफेक्टेड लोगों को अर्जेंटली रिहैबिलिटेट करना है, उनकी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाना है, लेकिन इसके साथ ही हमें ये इंश्योर करना है कि हम बस यहीं तक ना रुक जाएं। हमें आगे बढ़कर ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिससे भविष्य में हमें इस मैग्नीट्यूड का डैमेज फिर कभी ना देखना पड़े। अनफॉर्चुनेटली जो लोग अब हमारे बीच नहीं हैं, उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन आज हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आगे इस तरह से प्रेशियस लाइव्स ना जाएं। एक तरह से ये नेचुरल कैलामिटी हमारे लिए वार्निंग साइन है कि अब हमें इकोलॉजी को और ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी इस मैग्नीट्यूड के डिजास्टर्स हमारे सामने आते हैं तो इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी की डिबेट रीसर्फेस हो जाती है। कुछ टाइम तक इसके बारे में बात होती है, लेकिन धीरे धीरे हम फिर से इकोलॉजी को कम्प्लीटली इग्नोर करके अपने रूटीन्स में लौट जाते हैं। कुछ भी नहीं बदलता, फिर एक दिन अगला डिजास्टर हो जाता है और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। वायनाड की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। भारत के केरला राज्य के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में स्थित ये जगह अपनी रिच और डाइवर्स इकोलॉजी के लिए जानी जाती है। यहाँ बहुत सी वाटर बॉडीज हैं, काफी ग्रीनरी है और अनेकों वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं। यहाँ पर प्रेशियस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट हैं। वेस्टर्न घाट्स तो आपको पता ही होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में भी शामिल है। 2011 में एक एक्सपर्ट पैनल ने वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी को स्टडी किया। इसे इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल हेड कर रहे थे। गडगिल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस रीजन को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बताया और यह रिकमेंडेशन दी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसी एक्टिविटीज नहीं की जानी चाहिए। बेसिकली ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे यहाँ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम डैमेज हो जाए। लेकिन इन सभी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया। यहाँ पर अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन जारी रहा, लैंड से मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन जारी रहा। डेवलपमेंट जो करना था, खूबसूरत जगह है तो टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो सोच ये थी कि अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए तो सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने बहुत से लोग आएंगे और सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट होगा। इसलिए रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन किया गया, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, रोड्स, टनल्स, सब कुछ बनाया गया। बस इन सब के एनवायरमेंट इम्पैक्ट को कंसिडर नहीं किया गया। डेवलपमेंट के लिए जंगलों को काटा गया और हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होता है, जिससे लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक बार बता देती हूँ। देखिए, माउंटेनियस रीजन है तो स्टीप स्लोप्स मौजूद हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है जो मटेरियल्स को नीचे की ओर खींच रहा है। तो जब हेवी रेनफॉल होगी तो सॉइल सैचुरेट हो जाएगी और उसका वेट बढ़ जाएगा। अब जंगल काट दिए हैं तो पेड़ हैं नहीं जो सॉइल को होल्ड करेंगे। पेड़ों की जड़ें सॉइल को बाइंड करके रखती हैं और स्लोप को स्टेबल रखती हैं। तो जब पेड़ नहीं रहेंगे तो सॉइल एकदम लूज हो जाएगी। बारिश हुई, सॉइल लूज और हेवी हो गई, ग्रेविटेशनल पुल लग ही रहा है तो सब कुछ नीचे आ जाएगा। इसे ही लैंडस्लाइड कहते हैं। जब ये मूवमेंट आराम आराम से हो, ग्रेजुअली कई दिनों, महीनों या सालों में सॉइल और बाकी मटेरियल्स नीचे आएं, तब तो एक बार को टाइम मिल जाएगा। लेकिन कई केसेस में जब ये मूवमेंट रैपिडली हो जाता है, कुछ सेकंड्स या मिनट्स में ही हो जाता है, तब इससे भारी तबाही होती है। कुछ पता लगे उससे पहले ही विनाश हो जाता है। लैंडस्लाइड्स अपने रास्ते में आने वाले हर एक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली वाइप आउट कर देती है। सब कुछ दफन हो जाता है। कई बार तो लोगों की बॉडीज तक नहीं मिलती हैं। हम सब सालों लगाकर किसी जगह को डेवलप करते हैं
और लैंडस्लाइड्स जैसी नेचुरल कैलामिटीज एक झटके में जगह की पूरी प्रोफाइल को बदल कर रख देती हैं। हमारा सालों का डेवलपमेंट कुछ मिनटों में साफ हो जाता है, लेकिन तब भी हम लोग इससे सीखते कहाँ हैं? हम लोग उस जगह को रीबिल्ड करते हैं। ये नहीं कि जगह इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है तो वहां पर छेड़छाड़ ना करें। किसी भी जगह की कैरिंग कैपेसिटी का सम्मान करें और उसके बियॉन्ड डेवलपमेंट ना करें। लेकिन नहीं, एसेंशियल प्रिकॉशंस और एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस को इग्नोर करके डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता है। आपको एक शॉकिंग चीज बताती हूँ। 2022 में एक स्टडी हुई थी। इससे हमें पता चला कि पिछले 70 सालों में वायनाड डिस्ट्रिक्ट के 60% से ज्यादा जंगल कट चुके हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। वायनाड का 60% डेंस फॉरेस्ट कवर पिछले 70 सालों में गायब हो चुका है। आज से 70 साल पहले वायनाड के लगभग 85% एरिया में घने जंगल थे, लेकिन आज की डेट में आपको यहाँ पर एक्सटेंसिव रबर प्लांटेशंस देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली हम रबर ट्रीज से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वह एक डेंस फॉरेस्ट जितना इफेक्टिवली सॉइल को होल्ड करके रखे। कहाँ डेंस फॉरेस्ट के सालों पुराने अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े वृक्षों की जड़ें और कहाँ एक ही तरह के नए पेड़ों की जड़ें। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जब सॉइल को स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले वृक्षों को काट दिया जाएगा तो लैंडस्लाइड्स का रिस्क तो बढ़ेगा ही। और ऐसा हुआ भी। हमको रीजन में लैंडस्लाइड्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ केरला ही नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसी जगहों पर भी हमें हाल ही में लैंडस्लाइड्स देखने को मिली हैं। हर जगह रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर करके माइंडलेस कंस्ट्रक्शन और एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। ये सब फ्रेजाइल एरियाज हैं। इस लेवल के डेवलपमेंट को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। इन सब जगहों पर बहुत जरूरी है कि हम रीफॉरेस्टेशन करें, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर करें, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करें और डिफॉरेस्टेशन को मिनिमाइज करके सॉइल स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, ताकि इस तरह की ट्रेजेडी से होने वाले डैमेज को रिड्यूस किया जा सके। सिंपल सी बात है, इकोनॉमी देखना ही है तो लॉन्ग टर्म में देखो। अभी जो डिजास्टर आया, इसकी ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट हुई कि नहीं? तो ऐसा कोई डेवलपमेंट हो जिससे शॉर्ट टर्म में थोड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज होता हो, लेकिन उसके कारण लॉन्ग टर्म में हेवी इकोनॉमिक कॉस्ट बियर करनी पड़े, तो बताइए क्या ऐसा डेवलपमेंट करना समझदारी होगी? क्या ये बिल्कुल नशे जैसा नहीं हुआ कि शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा मजा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्थ डैमेज हो जाती है? बस ठीक जैसे कुछ लोग इस बात को जानते हुए भी नशा करते हैं ना, ठीक वैसे ही सरकारें सब जानते हुए भी नेचुरल इकोसिस्टम्स के कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देती। वही एटीट्यूड बाद में देखी जाएगी। फिर जब बाद में डिस्ट्रक्शन होता है तब अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम लोग खुद ही इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर नेचर रीबैलेंसिंग करेगा। और याद रखिए कि जब नेचर रीबैलेंसिंग करेगा तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट होगा। तो बेहतर होगा कि हम लोग सुधर जाएं और फालतू मुद्दों में उलझकर पॉलिटिशियंस द्वारा एक्सप्लॉइट होने की बजाय क्लाइमेट चेंज को इलेक्शन इशू बनाएं। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें, जिससे मजबूरन सरकारें क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लें और इस दिशा में इफेक्टिव पॉलिसीज बनाएं। हम लोग इनसिग्निफिकेंट नहीं हैं, हम ही सरकारों को चुनते हैं। तो जिस इशू के बारे में हम लोग ज्यादा बात करेंगे, चुनाव उसी मुद्दे पे लड़े जाएंगे। पॉलिटिशियंस को हमारा वोट चाहिए, तो जो हमारी डिमांड्स होंगी वही चुनाव के मुद्दे होंगे। तो हम लोगों को और ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा और ऐसा बनना पड़ेगा जो एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज जैसी ढंग की चीजों को ट्रेंड करवाएं। अभी तो बहुत बुरी स्थिति है, सोशल मीडिया पर कभी भी चले जाएं, हर समय फालतू की सामग्री और माइंडलेस एंटरटेनमेंट ट्रेंड होता रहता है, जो मेन मुद्दों से हमें डिस्ट्रैक्टेड रखता है। क्लाइमेट चेंज हम सबकी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है।
इसके बारे में खुद को और बाकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसे जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।